ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 181। अतिथि। कुछ क्षण बाद मार्क जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। युवा मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उस हत्यारे को हमारे परिवार से व्यक्तिगत दुश्मनी है। जैक्सन हैरान रह गया। मैंने इस पर विचार नहीं किया। समझ में आता है, अगर कोई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा होता तो वे चौथे चरण के विशेषज्ञों को भेजते। जैक्सन ने खुद को अंदर से कोसा और बोला, टाउन लॉर्ड कहाँ है? माफी चाहता हूँ, युवा मास्टर जैक्सन। अचानक एक आवाज़ गूंजी जिससे सभी ने अपना सिर घुमाया। पहरेदार एक एक करके घुटने टेके जबकि लोगों ने सम्मान दिखाने के लिए अपने सिर को थोड़ा झुकाया। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सफ़ेद लबादा पहने हुए हवा में उड़ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जैक्सन ने एक कर्कश आवाज़ दी और अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर ऊपर उड़ गया, जिससे एक राजसी एहसास हुआ जिससे देखने वाले प्रशंसा में घूरने लगे। इस एल्मर टाउन लॉर्ड का क्या मतलब है, फैंटन? उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लाते हुए सवाल किया। मतलब कोई नहीं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें तो शायद यह आपके परिवार की पिछली गलतियों से संबंधित है, नहीं? फैंटन ने बोलते हुए एक भौं उठाए। वाकई बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, है ना? जैक्सन मुस्कुराया, लेकिन वह नाराज था क्योंकि उसने अपना ऊपरी हाथ हासिल करने का अवसर खो दिया था। आखिरकार यह मेरा क्षेत्र है, फैंटन ने एक थैली पेश करने से पहले तथ्य के रूप में उत्तर दिया। जैसा कि कहा गया है, हत्यारे ने एक गार्ड के रूप में पेश किया और मेरे अधिकार क्षेत्र में झूठ बोला, इसलिए आप शायद इसे मेरी गलती में बदल देंगे। इसलिए यहाँ कुछ मुआवजा है। छी! जैक्सन ने सामग्री की जांच करने से पहले एक नाराज अभिव्यक्ति की। हम 1 मिलियन बैंगनी सिक्के। बेहतर होगा कि आप इसके बजाय एक स्पिरिट स्टोन दें। जैक्सन की आंखें लालच से चमक उठीं। फैंटन ने अपनी दोनों भौहें उठाईं। ज्यादा दूर मत जाओ। जैक्सन ने दोनों को एक दूसरे को कुछ सेकंड तक घूरते हुए देखा। ठीक है, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। वह हल्के से मुस्कुराया और अपनी गाड़ी की मुस्कान में लौट आया। फैंटन अपनी हवेली में वापस चला गया। मार्क, काफिले को उस हवेली तक ले चलो जो हमारे लास परिवार की है। हाँ, मार्क ने भारी सिर हिलाया और काफिले को उनकी हवेली तक ले गया। जब वे अपनी हवेली में पहुंचे तो जैक्सन नीचे उतरा और हवेली में घुसते ही चिल्लाया, सब लोग सुनो, हम कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे। सुनिश्चित करें कि आप आसपास की सुरक्षा करें। हाँ, पूरा काफिला चिल्लाया और वे जल्दी से अपनी स्थिति की ओर भागे। ... डेविस ने अपने लक्ष्य को चिन्हित करते हुए दबी हुई हंसी में कहा, जैक्सन, ओह जैक्सन, यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आप केवल क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज को इस तरह के मिशन के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन जल्दी ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और फिर उसने बुदबुदाया, हमारे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट का एक खोया हुआ और समाप्त हो चुका संसाधन, स्पिरिट स्टोन। उसने उनके बीच की बातचीत सुनी और उसे पता था कि उन्होंने स्पिरिट स्टोन का उल्लेख किया था, जो ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। वह ये जानकारी जानता था क्योंकि वह पुस्तकालय में बहुत समय बिताता था। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में उस समय जब स्पिरिट स्टोन व्यापक रूप से उपलब्ध थे तो इसे प्रत्येक स्टोन के लिए लगभग 100,000 बैंगनी सिक्कों में बेचा जा सकता था। बाद में जब स्पिरिट स्टोन के प्राकृतिक स्रोत को लूटने के बाद ये दुर्लभ हो गया तो ऐसा हो गया कि कोई भी अब उनका व्यापार करने को तैयार नहीं था। फिर लंबे समय के बाद सभी स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया गया और वे भूले हुए इतिहास बन गए। शायद यही कारण था कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में केवल कुछ 5वें चरण के विशेषज्ञ थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस आदमी के पास स्पिरिट स्टोन है। डेविस ने जोर से सोचा, फिर मुस्कुराया, अगर मैं उससे चुरा लूं तो बेहतर होगा। ठंडी हंसी हंसते हुए वह गायब हो गया। इस बीच लास परिवार के घर में जैक्सन अधीर भाव से इधर उधर घूम रहा था, साथ ही उसके चेहरे पर चिंता भी साफ झलक रही थी। वह अचानक रुक गया, जबकि उसका चेहरा मुस्कान से चमक उठा। वह जल्दी से बाहर भागा, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले ही रुक गया। मार्क, आने वाले मेहमानों को आमंत्रित करो। जैक्सन ने शांति से एक आत्मा संदेश भेजा। जैक्सन के कमरे के बाहर पहरा दे रहा मार्क चौंक गया, लेकिन मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए जल्दी से निकल गया। वह बाहर खड़ा था, उसे नहीं पता था कि किसे आमंत्रित करे। वह अपने युवा स्वामी से पूछना चाहता था, लेकिन डर रहा था। अपनी निगाहें पूरी सड़क पर घुमाने पर भी उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो युवा स्वामी जैक्सन के ध्यान के योग्य हो। कुछ मिनट बाद जब वह घबराने लगा था, एक सुसज्जित गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं और वह आगे आया और अपने हाथ जोड़े, युवा स्वामी, आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सम्मानित अतिथि। गाड़ी का दरवाजा खुला और पारदर्शी रेशमी लबादे से ढका एक पीला पैर बाहर निकला। यह एक महिला थी। वह एक कदम आगे बढ़ी, शालीनता से मुड़ी और गाड़ी के सामने झुकी, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी।
मार्क ने पलकें झपकाईं और गाड़ी को ध्यान से देखा। वह उस अतिथि के बारे में बहुत उत्सुक था जो युवा स्वामी का ध्यान आकर्षित करने के योग्य था। उसका ध्यान और भी अधिक आकर्षित हुआ जब उसने नौकरानी के शालीन व्यवहार को देखा। एक युवक बाहर निकला, बैंगनी रंग के शानदार कपड़े पहने हुए। उसकी अभिव्यक्ति बुद्धिमान और अभिमानी लग रही थी। उसके मुंह से एक आवाज निकली, जैक्सन कहाँ है? मार्क स्तब्ध रह गया। उसकी सामान्य प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष को उसके युवा स्वामी का सम्मान न करने के लिए अपमानित करना और डांटना होता, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया कि दूसरा पक्ष युवा स्वामी से उच्च दर्जे का हो सकता है। अपने विचारों से बाहर आकर उसने उत्तर दिया, युवा स्वामी जैक्सन अंदर है। रास्ता दिखाओ। युवक ने शांति से उत्तर दिया, मार्क की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मार्क मुड़ा और इशारा करते हुए आगे बढ़ा, कृपया। दोनों उसके पीछे पीछे चले गए, गाड़ी के ड्राइवर को पीछे छोड़ दिया। मार्क खुश था, साथ ही साथ घबराया हुआ भी था, इसलिए उसने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उन्हें युवा मास्टर के कमरे में ले गया। जल्द ही वे उसके कमरे के सामने पहुंच गए। युवा मास्टर, मेरे पास। इससे पहले कि मार्क कुछ बता पाता, युवक उसके पास से बड़े कदमों से गुजरा और दरवाज़ा खोला, जिससे जोरदार धमाका हुआ। मार्क ने अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक आत्मा का संदेश गूंजा, याद रखना, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें और सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वह मेहमान और मैं कभी मिले ही नहीं। मार्क ने तुरंत लेकिन हल्के से समझ लिया कि यहाँ जो कुछ भी हो, उसे अंदर ही रहना चाहिए। वह खड़ा रहा और दरवाज़ा बंद होते ही दोनों लोगों को अंदर जाते देखा। वह वहां से चला गया और व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को सूचित करने चला गया जिन्होंने इसे गुप्त रखा था और युवा मास्टर के कमरे के पास नहीं जाना था। अध्याय 182 असंगत। डेविस छत के ऊपर बैठा था। जब उसने मेहमानों को देखा तो उसकी आंखें भी जांच में चमक उठीं। जब युवक ने धूमधाम से दरवाज़ा खोला तो वह डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट की छिपी हुई अवस्था में आसानी से अंदर घुसने में कामयाब रहा। उसने छिपने के लिए एक यादृच्छिक स्थान चुना और इन तथाकथित युवा स्वामियों की बैठक से कुछ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किए। उसने सोचा कि अगर वह कुछ लाभकारी जानकारी सुन सकता है तो आगे बढ़ने से पहले ये ठीक रहेगा। उसने कहा। उसकी आंखों में चमक का कारण ये था कि उसने पाया कि नौकर की ताकत उसके मालिक से बेहतर थी। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि नए युवा मालिक किस तरह के अमीर परिवार से थे, ये देखते हुए कि उन्होंने कितने गहने और कपड़ों के असाधारण सामान पहने थे। चुपचाप एक इमेजरी क्रिस्टल निकालकर उसने बैकअप प्लान के लिए यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड करने की तैयारी की। उसकी मुख्य योजना यंग मास्टर जैक्सन को बेसुध करने की थी, लेकिन उस आदमी का उससे कोई टकराव नहीं था जिससे वह उसकी हड्डियां तोड़ने से हिचक रहा था। उसने इमेजरी क्रिस्टल में बहुत कम ऊर्जा डाली जो उसके नीचे के 3 लोगों को पता नहीं चली। अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट की मदद से किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छिपा दिया गया, जिससे कम आत्मा साधना वाले लोग गड़बड़ी को पकड़ने में असमर्थ हो गए। उसकी इस हरकत ने इमेजरी क्रिस्टल को उस दिशा में होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया जिसका वह सामना कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने सोचा, वही पुरानी तरकीबें लेकिन बेहद उपयोगी। क्या? अचानक डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। नौकर जो अपने मालिक के पीछे खड़ा था जल्दी से आगे बढ़ा और जैक्सन को गले लगा लिया। इमरील, जैक्सन ने जवाब दिया और उसे गले लगा लिया जबकि उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। डेविस उसी समय भ्रमित हो गया। नीलस मास्टर को नमस्कार करता है। दूसरी तरफ का युवक आज्ञाकारी ढंग से घुटनों के बल बैठ गया। जैक्सन और इमरिल ने उसकी ओर देखा। मुझे खेद है कि तुम्हें इस कूड़े के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। ये ठीक है, इमरिल ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। क्या तुम मुझे दोष देते हो, इमरिल? जैक्सन ने चिंतित होकर पूछा। बाहर जो पहले घमंडी भाव उसने दिखाया था वह कहीं नहीं दिखाई दिया। नहीं, वह इसके लायक था। हमारे रिश्ते को छिपाने का एकमात्र तरीका या तो उसे मार देना था या उसे आत्मा का गुलाम बना देना था। मैं केवल इतना धन्यवाद दे सकता हूं कि तुमने बाद वाला विकल्प चुना, अन्यथा मेरे परिवार को पता चल जाता। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा चचेरा भाई इतना लालची था कि उसने हमारे रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे ऐंठ लिए। कैटरीन के साथ मामले के बाद यह और भी खराब हो गया। इमरिल चुप हो गया और जैक्सन के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। उसके भाव को देखते हुए इमरिल असहाय होकर हंसी। तुमने मेरे सामने उसका नाम लेने की हिम्मत की। मैं? जैसे ही उसने समझाने की कोशिश की उसके हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम मुझसे शादी करने की योजना बना रहे हो। कितनी ईमानदारी से! उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभरे। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तुम्हें पता है कि मेरा बेरिलन परिवार ब्लैकवेल परिवार के साथ पीढ़ियों से संघर्ष कर रहा है और फिर भी तुम उसके परिवार के साथ ससुराल जाने की योजना बना रहे हो। तुम ही हो जो हमारे साथ रहने के सभी रास्ते बंद कर रहे हो। तुम मुझे छोड़ने की योजना बना रहे हो।
उसकी आंखों में शिकायत भर गई, जो थोड़ी धुंधली हो गई, जिससे कोई भी दोषी महसूस कर सकता था। जैक्सन ने अपनी बाहें उठाईं और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और उसे अपनी छाती पर रख दिया। इस बिंदु पर तुम तुरंत जान जाओगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। जैक्सन ने अपनी आंखें बंद की और खोलीं। क्या तुम जानते हो कि ब्लैकवेल परिवार ने शादी के लिए सहमति क्यों दी? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही उसके साथ यह काम कर लिया था। इमरील ने उसे चौंक कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने कहा, मुझे उसके परिवार ने 2 विकल्प दिए थे कि या तो मैं उससे शादी करूं या मर जाऊं। मैं केवल दूसरा विकल्प चुन सकता हूं। शुरू में वे नाराज थे और मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते थे, लेकिन मेरी क्षमता को देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कैटरीना को मुझसे लगाव हो गया है, जो मेरे और उसके बीच हुए उस मामले के बाद मेरी उम्मीदों से परे था। इमरिल ने नीचे देखा, उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। ये देखा जा सकता था कि यह खबर उसके लिए समझ पाना काफी मुश्किल था। जैक्सन ने उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया, उसके फैसले को प्रभावित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह चाहता था कि वह उसकी पत्नी बने, लेकिन उसे डर था कि वह उसे खो देगा। तुम बदमाश हो। सभी पुरुष ऐसे क्यों होते हैं? यहाँ तक कि मेरे पिता की भी मेरी माँ के अलावा 5 पत्नियां हैं। इमरिल ने उसकी ओर देखा और दुखी स्वर में चिल्लाया, इमरिल, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम कह सकते हो कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कैटरीन और मैं अनजाने में वेरियल के मकबरे में एक दोहरे साधना कक्ष में प्रवेश कर गए, जो छठे चरण का विशेषज्ञ था। ये कैसे हुआ? इमरिल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, आंशिक रूप से उसकी बातों पर विश्वास करते हुए। जैक्सन ने एक गहरी सांस ली और समझाया, उजाड़ मैदानों के पश्चिमी क्षेत्र में मैं और विशेषज्ञों की एक बड़ी पंक्ति खजाने, संसाधन, साधना तकनीक और मैनुअल खोजने के लिए उस मकबरे में प्रवेश किया। सभी विशेषज्ञों ने या तो टीम बनाने का फैसला किया या अकेले ही खोज करने का। मैं अकेले कब्र की खोज कर रहा था, और थोड़ी देर बाद जब मैं एक कमरे में दाखिल हुआ तो ये हुआ। मूल रूप से वहां कोई हानिकारक जाल नहीं थे, लेकिन जब कैटरीन अनजाने में कमरे में दाखिल हुई तो गेट बंद हो गए और कमरे में किसी तरह की गैस फैलने लगी। उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उसने कहा, अब ये स्पष्ट है कि यह एक शक्तिशाली कामोद्दीपक गैस थी। फिर भले ही हम दोनों अनिच्छुक थे, लेकिन आखिरकार हमें ये काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इमरील ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल की धड़कन को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि कोई उतार चढ़ाव नहीं है। फिर उसने कुछ और सोचा, तो क्या तुम्हें तथाकथित काम पसंद आया? उसने अचानक महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई हैं। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जैक्सन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। वह क्या बता सकता था? क्या उसने 2 दिन और 2 रात उसके साथ चरम आनंद में संभोग किया? मेरा विश्वास करो इमरिल, ये पूरी तरह से आकस्मिक था। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। इमरिल ने निराशा में अपने होंठ काटे। जब उसने अपने प्रेमी की शादी के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उसने उसे संदेश भेजा कि उसने धोखा नहीं दिया है, तो वह इतनी खुश थी कि वह उससे मिलना चाहती थी। आज उसके आने का उद्देश्य ये पता लगाना था कि उसने उसे धोखा दिया है या नहीं। लेकिन अब जवाब बहुत स्पष्ट था, उसने वास्तव में उसे धोखा दिया था। बेशक इमरिल बहुत असंतुष्ट थी। अध्याय 183 बलपूर्वक होना। मेरी तरफ देखो। इमरिल ने गहरी सांस लेने के बाद शांति से पूछा, मुझे बताओ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लेकिन फिर असहाय होकर कहा, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जैक्सन ने उसे जटिल नज़र से देखा और कहा, हाँ। इमरिल की छोटी मुट्ठियां कस गईं, फिर वह शांत हो गई। उसने अपने हाथ उसके सीने से हटाए और दूर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। इमरिल, जैक्सन ने पुकारा, लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया गया। लगता है कि जब मैं पारिवारिक मिशन पर बाहर गया था, तब तुम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था। इमरिल की आवाज में दर्द भरा हुआ था। जैक्सन उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसके लिए मेरे प्यार से कहीं ज्यादा है। तो अगर मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कहूं, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? उन्होंने मेरे परिवार को बंधक बना रखा है। क्या होगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कोई जवाब न मिलने पर उसके मुंह से एक खामोश हंसी निकल गई। उसने अपने कमर से उसके हाथ हटाए और दरवाजे के पास पहुंची, तभी अचानक वह रुक गई। जैक्सन ने उसकी बांह पकड़ी और उसे नहीं छोड़ा। छोड़ दो, इमरिल ने धीरे से कहा। कृपया मत जाओ, जैक्सन ने भारी आवाज में विनती की। इमरिल ने गहरी सांस ली। जैक्सन, मेरे साथ ईमानदार होने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, अब कृपया मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं। जैक्सन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे जब मैंने कहा कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ सो चुकी हूं? जैक्सन हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, नहीं।
इमरिल ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, फिर भी ईमानदारी से कहूँ, यही तो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात लगी। फिर भी बात यहाँ तक पहुँच गई। इमरिल ने उसकी बाँह हिलाई, उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए। उसे देखकर कि वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बदमाश, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वह जो संघर्ष कर रही थी उसका कोई प्रतिरोध नहीं था। भले ही मैं उससे प्यार करता हूं, फिर भी तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें किसी और आदमी को सौंप दूं, है न? तुम मेरी हो। जैक्सन ने उसे गले लगाया और उसके होंठों को बंद कर दिया। इमरिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके गुलाबी होंठों पर लगाए गए गहरे चुंबन से कमजोर और चक्करदार हो गई। उसका प्रतिरोध अब खत्म हो गया था, क्योंकि वह उसके आलिंगन में पिघल गई थी। वह जो आनंद अनुभव कर रही थी उससे उसकी पलकें फड़क रही थीं। यह मेरा पहला चुंबन है। जैक्सन ने उसके गुलाबी गालों को भारी रूप से लाल होते देखकर हल्के से कहा। वास्तव में वह पहले ही कैटरीन को तबाह कर चुका था और उसके अस्तित्व के हर हिस्से का स्वाद चख चुका था, लेकिन कामोद्दीपक के साइड इफेक्ट के रूप में उसे केवल चरम आनंद का अनुभव करने के अलावा उसके अंदर प्रवेश करना याद था। इमरिल अपनी कल्पना से बाहर आए और अपनी आंखें खोलीं। उसने स्नेह और जटिल भावनाओं के मिश्रण के साथ उसकी ओर देखा। मैं वास्तव में आपकी महिला होने के लिए बदकिस्मत हूँ। उसके कथन से जैक्सन का चेहरा चमक उठा। उसने उसे उठाया और बिस्तर पर ले गया। इमरिल का पैर जेली में बदल गया। वह बस उसे गले लगा सकती थी और शर्म से विरोध कर सकती थी, नहीं, मत करो। उसके विरोध को अनदेखा करते हुए उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। नहीं, मेरे परिवार को पता चल जाएगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए बोल पड़ी। जैक्सन ने उसकी ओर देखा और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें केवल ये पता चलेगा कि तुम्हारा अपहरण कुछ समय बाद हुआ है। तुम। जैक्सन ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया, जिससे वह बोल नहीं पा रही थी। कुछ क्षण बीतने से पहले उसे अपने निचले शरीर से बिल्कुल अलग कंपन महसूस होने लगी। डर और अनिश्चितता महसूस करते हुए वह हर जगह कांपने लगी। जैक्सन ने इसे देखा और जल्दी से वह जो कर रहा था उसे रोक दिया। वह उसकी परवाह करता था, उसकी रक्षा करना चाहता था और उससे प्यार करता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वह नहीं चाहता था कि वह उसे छोड़ दे। उसके जाने के कृत्य ने उसे जल्दबाजी में उस पर थोपने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ सकती है। उसके थोड़े कांपते शरीर को देखते हुए, फिर भी विरोध न करते हुए, वह अविश्वसनीय रूप से दुखी हो गया। उसे लगा कि वह अपने चेहरे पर मुक्का मार लेगा। उसने कुछ सेकंड के लिए उसके गालों को सहलाया, जिससे वह अपनी आंखें खोलने लगी। इमरिल, मुझे माफ कर दो, जैक्सन ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं एक दिन तुम्हारे परिवार से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कहूंगा। उसके शब्दों को सुनकर इमरिल हैरान रह गई, लेकिन उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं और उसका दिल कांप उठा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? जैक्सन ने चिंतित होकर पूछा। बदमाश, तुमने मेरा पहला चुंबन पहले ही चुरा लिया है। क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत लगती हूँ? इमरिल ने गुस्से में विरोध किया, लेकिन उसका गुस्सा पूरी तरह से झूठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरी इमरिल सबसे नेक औरत है जिसे मैंने कभी देखा है, और तुम सबसे बेशर्म आदमी हो जिसे मैंने कभी देखा है। इमरिल ने गुस्से से मुंह बनाया। जैक्सन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, फिर वह होश में आया। तुम क्यों? उसने उसके गालों को अलग अलग दिशाओं में खींचा। इमरिल जोर से हंस पड़ी और उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह जम गई। उसे लगा कि उसके पेट के ऊपर एक साथ छड़ी टकरा रही है। जैक्सन का चेहरा झपका और उसने खुद को उससे दूर कर लिया। माहौल खामोश हो गया और एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। क्या दर्द हो रहा है? शांत कमरे में एक नम्र आवाज सुनाई दी। जैक्सन ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके शर्मीले चेहरे को देखकर अवाक रह गया। उसके हाव भाव को देखते हुए उसने तुरंत समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, मैंने इसे एक किताब में पढ़ा है। फिर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और शर्म से उसका हाव भाव बिगड़ गया। वह खुद को किसी छेद में छिपाना चाहती थी। जैक्सन ने उसे देखा, क्योंकि उसे वह और भी ज्यादा आकर्षक लगी। उसके होंठ सूख गए, क्योंकि उसे अपने निचले शरीर पर बढ़ती गर्मी महसूस हुई। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन अचानक उसने खुद को ये कहते हुए पाया, ये दर्द देता है। इमरिल ने उसके चेहरे और उस जगह को देखा जो बहुत ऊंची थी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। बिस्तर पर उसके सामने घुटने टेकते हुए उसने अपने हाथ उठाए और उस चीज को छूने की कोशिश की जिससे उसकी पैंट में उभार आ गया था। वह लगभग उस तक पहुंच ही गई थी, लेकिन उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और शर्म से अपना चेहरा फेर लिया। ये देखकर जैक्सन ने सूखी हंसी हंसी। ये ठीक है इमरिल, अपने आप को ज्यादा जोर से मत धकेलो। अगर तुम इसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दोगे तो यह अंततः उसने महसूस किया कि उसका स्पर्श वहां हुआ, जिससे वह कुछ पल के लिए जम गया।
क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उसने पूछा और उसने गले में कुछ अटका लिया क्योंकि उसे पता था कि वह अब खुद को रोक नहीं पाएगा। इमरील ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ी शर्मीली थी। उसने उसे पकड़ लिया और अध्याय 184 सोल स्लेव। डेविस के चेहरे पर ओ जैसा भाव था। ये पूरा परिदृश्य उसके लिए काफी अप्रत्याशित था। उसने जल्दी से एक और इमेजरी क्रिस्टल लिया और दूसरे को अपने स्पेशियल रिंग में रखते हुए उसका इस्तेमाल किया। फिर वह पीछे मुड़ा, अपने पीछे कामुक दृश्य देखने को तैयार नहीं था क्योंकि इससे वह और कामुक हो जाता। इसके अलावा यह अनैतिक है और उसके नियमों के खिलाफ है। खांसी, ये ठीक है। मैं ये केवल शोध के लिए कर रहा हूँ। उफ, ब्लैकमेल के उद्देश्य से। उसने खुद को सांत्वना दी लेकिन कुछ और महसूस किया। रुको, ये सही नहीं लग रहा है। हाँ, ये जैक्सन को भविष्य में मेरे लिए परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए है, और कुछ नहीं। डेविस ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए खुद को आश्वस्त किया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह इस स्थिति में बुरी भूमिका निभा रहा है। ये वहाँ एक और कचरा युवा मास्टर क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह के प्रेमी जोड़े से क्यों मिलना पड़ा? क्या कोई मेरी किस्मत के साथ खेल रहा है? डेविस जब ऐसा सोच रहा था तो समय तेजी से बीत गया, हालांकि उसके मन में अपना लक्ष्य बदलने के विचार थे। उनकी जांच करने का फैसला करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपने नीचे के दृश्य को देखा। जैक्सन और इमरिल एक दूसरे को एक नवविवाहित जोड़े की तरह आराम से गले लगा रहे थे। बेशक वे कपड़े पहने हुए थे और नग्न नहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे बहुत दूर नहीं ले जाया, डेविस ने सोचा। जहां तक बारीकियों की बात है तो उसे इमेजरी क्रिस्टल में देखना होगा, जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहता था क्योंकि वह वोयरिज्म में नहीं था। उसके अलविदा कहने और चले जाने से पहले कुछ मिनट तक उनका आलिंगन सत्र जारी रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए डेविस भी कमरे से बाहर निकल गया और सराय में वापस चला गया। ये सब देखने के बाद अब उसका जैक्सन को धमकाने का मूड नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने साधना आधार, मध्य स्तर के शारीरिक परिवर्तन चरण, शिखर स्तर के लौह चरण और शिखर स्तर के शिशु आत्मा चरण का अनुमान लगाने में सक्षम था। जब उसने मार्ग में मिले प्रतिभाशाली लोगों से तुलना की तो वह देख सकता था कि जैक्सन में केवल आत्मा साधना के मामले में कमी थी। ऐसा लगता है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा उस ग्रामीण इलाके को देखते हुए पूरी तरह से योग्य थी जहां वह था। एक दिन बाद जैक्सन एल्मर टाउन से निकल गया और उजाड़ मैदानों की ओर चल पड़ा। डेविस सड़क के किनारे उसके पीछे पीछे चला। वह घोड़े पर सवार था और उसने एक साधारण लबादा पहना हुआ था जो काफी घिसा-पिटा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुखौटा और काले रंग के बालों के साथ वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण कर रहा था। उसके लिए यह बदलाव जरूरी था क्योंकि उसके मिशन ने उसे एक दुष्ट साधक के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य किया था। इसके अलावा भले ही वह महसूस या समझ नहीं सकता था, वह जानता था कि कोई निश्चित व्यक्ति हमेशा छाया से उसकी निगरानी कर रहा था। क्या बेकार मिशन है, चलो इसे खत्म करते हैं। डेविस ने फुसफुसाते हुए अपने स्टोरेज रिंग से एक सामान्य दिखने वाला भाला निकाला। हया, उसने चिल्लाते हुए घोड़े को आगे की ओर 1 किलोमीटर आगे चल रहे काफिले का पीछा करने के लिए तेज कर दिया। अल्पविराम। माँ, कल आए मेहमान के बारे में आपके क्या विचार हैं? कोई नहीं, युवा मास्टर। मुझे आपकी ईमानदार राय चाहिए, जैक्सन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मार्क ने असहाय भाव बनाए रखा क्योंकि वह जानता था कि उसका युवा मास्टर उसका परीक्षण कर रहा था। अथाह, मार्क ने झिझकते हुए उत्तर दिया। ओह, आपको ऐसा क्यों लगता है? जैक्सन ने गंभीर चेहरे से पूछा लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहा था। मैं देख सकता था कि युवा मास्टर अतिथि का बहुत सम्मान करता है और उस अतिथि के अधीन एक महान सुंदरी भी सेवा कर रही थी। मुझे लगता है कि वह अतिथि शायद स्काई ग्रेप परिवार का युवा मास्टर हो सकता है, संभवतः पीक लेवल का। मार्क ने अपने युवा मास्टर के भाव को देखने के बाद गंभीरता से समझाया। जैक्सन के चेहरे पर मुस्कान उभरी। हालांकि तुम गलत हो, लेकिन तुम बहुत दूर नहीं हो। हे, इमरिल का परिवार एक मिड लेवल स्काई ग्रेड परिवार है, बिल्कुल ब्लैकवेल परिवार की तरह। उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं युवा मास्टर को उनकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता हूँ, मार्क ने खुशी से उत्तर दिया, ये सोचकर कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। भले ही आप इतने होशियार नहीं हैं, लेकिन आप अपने निष्ठावान काम के लिए किसी तरह के पुरस्कार के हकदार हैं। युवा मास्टर बहुत दयालु हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती थी। चूंकि मैं आपको योग्य और निष्ठावान मानता हूं, इसलिए मैं अपने भावी ससुराल वालों से आपको एक गोली देने के लिए कहूंगा जो आपको शारीरिक परिवर्तन चरण में सफलता दिलाने में मदद करेगी। मार्क का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने युवा मास्टर को धन्यवाद दे पाता, उसे बीच में ही रोक दिया गया। जैक्सन ने अपना हाथ उठाया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको दूसरा विकल्प दे रहा हूं। दूसरा विकल्प? मार्क पूरी तरह से अवाक रह गया। हाँ, जैक्सन ने एक छोटी सी मुस्कान दी।
ये देखकर कि मार्क चुप था, उसने कहा, मेरे आत्मा के दास बन जाओ। मार्क की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई क्योंकि उसने अपने युवा मास्टर को भयभीत होकर देखा। जैक्सन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर से अपना हाथ उठाया। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे भविष्य से संबंधित है। युवा स्वामी, कृपया स्पा करें, मार्क ने अचानक कहा, लेकिन अपने युवा स्वामी के हाव भाव को देखते हुए उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा, जैक्सन ने सिर हिलाया, सबसे पहले तुम अपनी इच्छाशक्ति बनाए रख पाओगे क्योंकि तुम्हारे जीवन पर केवल मेरा ही नियंत्रण होगा। दूसरे, तुम शक्तिशाली बनने के लिए संभवतः अपने जीवन से कई गुना अधिक मूल्यवान संसाधन प्राप्त करोगे। अंत में, ये बंधन केवल लगभग 100 वर्षों तक चलेगा। मार्क की अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं युवा स्वामी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह मात्र एक आत्मा दास बन जाएगा। उसे सबसे अधिक डर इस बात का था कि उसे एक नासमझ कठपुतली बना दिया जाएगा। वह मुख्य रूप से एक सेवक था। एक सदी तक आत्मा दास बनकर रह जाना निराशाजनक हो सकता था, लेकिन अगर वह अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था तो उसने सोचा कि यह इसके लायक हो सकता है। चूंकि उसके युवा स्वामी ने उसकी इच्छा को नियंत्रित न करने का वादा किया था, इसलिए उसे भरोसा था कि उसकी चेतना अभी भी उसके साथ रहेगी। उसे केवल एक ही चीज सुनिश्चित करनी होगी कि वह वफादारी बनाए रखे। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह अपने युवा स्वामी के साथ साथ विकसित हो सकेगा। पहले से ही 100 साल के मार्क के चेहरे पर मुस्कान थी। वह बस यही सोच सकता था कि यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। अगर मैं इसे जाने दूं तो मैं सच में मूर्ख बन जाऊंगा, या ऐसा उसने सोचा। अध्याय 185 डकैती। जैक्सन ने हल्के से श्रेष्ठता के भाव के साथ मुस्कुराया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और मार्क के माथे पर अपनी उंगली फिराई। मार्क ने अपने माथे पर झटका महसूस किया, जबकि उसने महसूस किया कि कुछ विदेशी ने उसकी आत्मा पर आक्रमण किया है। उसने इसे केवल हल्का महसूस किया क्योंकि उसके पास केवल निम्न स्तरीय नवजात आत्मा चरण की साधना थी। उसे बहुत पसीना आने लगा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा दबाव से कांप रही थी। उसे संदेह नहीं था कि अगर उसका युवा स्वामी उसकी इच्छा को छीनना चाहता है तो यह उसके लिए एक आसान मामला होगा। इसे स्वीकार करो, एक फीकी आवाज उसके अंदर गहराई से गूंज उठी, जो उसकी आत्मा के साथ गूंज रही थी। मार्क ने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मुहर को स्वीकार किया। उसे डर था कि उसकी आत्मा के साथ कुछ बुरा हो सकता है, संभवतः उसे चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि वह जानता था कि आत्मा की मुहर को स्वीकार करते समय व्यक्ति को यथासंभव आज्ञाकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता है तो आत्मा की मुहर टूट जाएगी या जबरन गुलाम बना लेगी। इस प्रक्रिया में आत्मा को चोट पहुंचाएगी। बेशक, ये तभी संभव था जब आत्मा की मुहर लगाने वाला आत्मा साधना के मामले में डाले जा रहे व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हो। फिर अगर विपरीत हुआ तो क्या होगा? ढालने वाले की आत्मा घायल हो जाएगी। इसके अलावा हर आत्मा साधक ये जानता था, और यह पहली जगह में कोई रहस्य नहीं था। इसलिए मार्क ने अपने मालिक के सामने एक कुत्ते की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश की, और बिना किसी नाटकीय प्रभाव के उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक पल के लिए विवश हो गई थी, और फिर वह भावना गायब हो गई क्योंकि उसने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया, जैसे कि उसने अपनी सारी सहनशक्ति का उपयोग कर लिया हो। जैक्सन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि यह सफल होगा। अच्छा, उसने कहा, लेकिन मार्क बेहोश हो गया, जिससे वह चौंक गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, मुझे उसे जल्दी से अपनी आत्मा गढ़ने की साधना में सुधार करना चाहिए। हम जैक्सन सतर्क हो गया। गाड़ी के बाहर एक दर्दनाक चीख गूंजी और साथ ही सड़क पर गाड़ियों के टकराने की आवाज भी आई। उसने जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति को फैलाया और एक छोटे नकाबपोश आदमी को घोड़े पर सवार पाया। उसके हाथ में एक भाला था, लेकिन नकाबपोश आदमी के इस्तेमाल से वह जल्दी ही टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया। जैक्सन गंभीर और भ्रमित हो गया, लेकिन वह निश्चित रूप से बता सकता था कि उसे इस अज्ञात विशेषज्ञ द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। अल्पविराम। हया, डेविस ने कर्कश आवाज निकाली और अपने बगल में गाड़ी की ओर झपटा मारा। भाले के कुंद हिस्से से गाड़ी उड़ गई। उसने अपने भाले की दयनीय स्थिति को देखा और अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे निश्चित रूप से गाड़ियों के कवच के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखा और एक और भाला लिया, सिवाय इसके कि यह एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड भाला था, जो उसके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए भाले से कई गुना अधिक मजबूत था। रुको, एक क्रोधित चीख गूंजी जो एक निराकार दबाव के साथ आई, जो नवजात आत्मा अवस्था के साधकों को अस्थायी रूप से उनकी आधी शक्ति खोने पर मजबूर कर सकती थी। डेविस मुस्कुराया, उसका दाहिना हाथ हिल गया और दूसरी गाड़ी के पहियों को काट दिया, जिससे वह पलट गई। उसके हाथ में भाला फिर से नाचने लगा, जिससे आने वाले पहरेदार रेत की बोरियों की तरह पूरे स्थान पर उड़ गए। जल्दी से एक छाया मुख्य गाड़ी से उभरी और उसके सामने आ गई। तुम कौन हो? जैक्सन ने तलवार उठाई और उस पर तान दी। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम बेवकूफ। क्या तुम नहीं देख सकते? यह एक डकैती है।
अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सौंप दो। डेविस के मुंह से एक बूढ़ी और जीर्ण आवाज गूंजी। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? जैक्सन क्रोधित होने से पहले स्तब्ध था। पहले उसे लगा कि दूसरा पक्ष एक हत्यारा है, लेकिन अब यह एक डाकू लग रहा था। डाकुओं में भी उसे धमकाने की हिम्मत थी। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा शर्म से जल रहा है। युवा मास्टर जैक्सन, ठीक है, आज्ञाकारी होकर अपना धन सौंप दो और चले जाओ, अन्यथा तुम एक निश्चित परिवार के क्रोध से बच नहीं पाओगे। एक खास परिवार? जैक्सन उलझन में पड़ गया और फिर चिल्लाया, बूढ़े मूर्ख, क्या तुम सही दिमाग में हो? कोई सिर्फ इसलिए अपनी दौलत छोड़ देगा क्योंकि कोई ऐसा कह रहा है? धमाका! जैक्सन आगे बढ़ा और उसने अपनी जगह पर एक छोटा सा गड्ढा बना दिया, जबकि डेविस घोड़े से कूद गया और बहादुरी से घोड़े से नीचे उतरा। डेविस ने अपना भाला नीचे फेंका और जैक्सन ने दोनों के बीच टकराव के दौरान वार किया, जिससे एक धमाका हुआ जो 2 किलोमीटर तक गूंजा। दोनों एक जैसे ही गिरे और एक दूसरे को जांच की निगाह से देखने लगे। जैक्सन के दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे, जबकि वह मुखौटे को घूर रहा था, जानना चाहता था कि उसके बराबर की ताकत वाला मुखौटे के पीछे कौन है। हा, युवा मास्टर जैक्सन शक्तिशाली है और यह एक नज़र में देखा जा सकता है, लेकिन इस बार मुझे डर है कि युवा मास्टर जैक्सन को आज्ञाकारी रूप से अपनी दुम दबाकर अपने घर वापस भागना पड़ेगा। डेविस ने हल्के से उपहास किया। क्या दुस्साहस है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उतनी ही साधना करते हुए भी मुझे हरा सकते हो? बूढ़े, भले ही तुम्हारी साधना मुझसे ज्यादा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पीछे ब्लैकवेल परिवार को रख सकते हो, है न? जैक्सन ने भी हल्के से उपहास किया। वह देख सकता था कि यह बुद्धि की लड़ाई बन सकती है। युवा मास्टर सही कह रहे हैं। जिस बूढ़े की तुम बात कर रहे हो, वह ब्लैकवेल परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। डेविस ने हार की सांस ली। ये सुनकर जैक्सन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जब ये स्पष्ट हो गया है, मैं युवा मास्टर जैक्सन को सुझाव देता हूं कि वे जल्दबाजी न करें। डेविस ने बीच में टोका और एक इमेजरी क्रिस्टल उन पर फेंक दिया। जैक्सन ने उसे पकड़ लिया और सावधान होकर मुड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम इसकी जांच करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, डेविस ने हल्के से जवाब दिया। जैक्सन ने उसे देखा और पाया कि यह वास्तव में एक इमेजरी क्रिस्टल था। इससे पहले कि वह इसे सक्रिय कर पाता, उसे फिर से टोका गया। क्या मैंने यंग मास्टर जैक्सन को जल्दबाजी न करने की याद नहीं दिलाई थी? अगर वे इसे देख लेते तो शायद आपको अपने सभी अधीनस्थों को मारना पड़ता। अचानक सन्नाटा छा गया और केवल सीटी बजती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अध्याय 186, किसी की कमजोरी का इस्तेमाल करना। जैक्सन का चेहरा बदसूरत हो गया। जो पहरेदार किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे, उन्हें अचानक लगा कि अगर वे यहीं रहे तो उनकी जान चली जाएगी, लेकिन वे नहीं हिले। जैक्सन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जल्दी से अपना फैसला सुनाया, पहरेदार, उस पर नजर रखो और उसे भागने मत दो। ऐसा कहते हुए वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। हाँ, पहरेदारों ने उसे घेर लिया, जिससे डेविस कर्कश आवाज में हंसने लगा। हा, चिंता मत करो युवा स्वामी, आज मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सौदा पहले ही तय हो चुका है। जैक्सन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में घुस गया और उसे बंद कर दिया। डेविस बस खड़ा रहा और 5 मिनट तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, इससे पहले कि एक उदास सिलहूट ने दरवाज़ा खोला और कहा, प्रवेश करें। डेविस ने जोर से हंसते हुए डाकू की भूमिका लगभग पूरी तरह से निभाई। फिर वह पहरेदारों की नज़र में बिना किसी डर के गाड़ी में घुस गया। उनके आत्मविश्वास और उनके युवा स्वामी की उदास आवाज़ ने उनके अनुमान की पुष्टि की। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और दबी आवाज़ में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अल्पविराम। डेविस अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। फिर उसने कुछ सेकंड के लिए बेहोश मार्क को देखा। वह मेरा आत्मा दास है और इसके अलावा वह बेहोश है। जैक्सन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए धीरे से जवाब दिया। अच्छा, क्या तुम ईमानदार नहीं हो? डेविस मुस्कुराया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक मुखौटे से छिपी हुई थी। जैक्सन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि तुम मुझे सचेत किए बिना मेरे कमरे में प्रवेश कर सकते हो, तो शायद तुम्हें आत्मा निर्माण की साधना में उच्च उपलब्धियां प्राप्त हैं। हे, क्या इसका मतलब यह है कि युवा मास्टर जैक्सन आत्मसमर्पण कर देता है? डेविस ने हंसते हुए कहा। जैक्सन चुप रहा, अपनी हत्या के इरादे को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने गुस्से को दबाया और पूछा, बस इतना ही? मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर जैक्सन का क्या मतलब है, डेविस ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ जैक्सन के कानों को खटक रही थी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने इस प्रक्षेपण के समाप्त होने के बाद भी घटना को रिकॉर्ड किया था? जैक्सन ने चिल्लाया। डेविस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन जैक्सन के चेहरे को सफ़ेद जैसा पीला बनाने के लिए ये काफ़ी था। जैक्सन की अभिव्यक्ति जम गई और उसने उसे बेरहमी से और अनजान बना दिया। अपनी कल्पना से बाहर आने के बाद उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। मैंने कहाँ गलती की? ये बूढ़ा आदमी कौन है? वह क्या चाहता है?
इमेजरी क्रिस्टल को वापस पाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इमरल्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दे सकता। उसे मार डालो। सुनिश्चित करें कि कुछ भी लीक न हो। कोई भी अजीब हरकत करो और शायद तुम दोनों परिवारों द्वारा अपने परिवार को शिकार बनते हुए देखोगे। डेविस ने उपहास किया, लेकिन उसे इस तरीके से उसे धमकाने के लिए दुष्टता महसूस हुई। उसे लगा कि इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करना बेईमानी और शर्मनाक है। ये सोचकर कि भविष्य में कोई उसके खिलाफ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है, उसे डर और गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी उसके पास इस मिशन को इतनी कुशलता से पूरा करने के लिए कोई तरीका नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, अगर तुम तलवार उठाते हो तो तुम्हें तलवार से मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने बहुत से लोगों को मार डाला था और वह जानता था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो इस बात पर विचार करने का क्या फ़ायदा है कि यह काला है या सफ़ेद। उसे बस इतना पता था कि वह जो अभी कर रहा है उसे ग्रे जोन में होना चाहिए, क्योंकि वह इमेजरी क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं करने वाला था अगर बातचीत गड़बड़ा गई। उसने फैसला किया कि जब तक उसकी या उसके किसी करीबी की जान को कोई बड़ा खतरा न हो, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसका नतीजा काला धन हो। जैक्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने जीवन में दूसरी बार खुद को असहाय महसूस किया। पहली बार जब ब्लैकवेल परिवार ने उसके परिवार को बंधक बना लिया और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया, और दूसरी बार वह वर्तमान था। अगर उसकी इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होती तो यह आश्चर्य की बात नहीं होती कि वह पागल हो जाता या अंधेरे में डूब जाता। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और फिर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अभी तुम्हारे पास जो दौलत है। डेविस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैक्सन को अभी बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना दिल कठोर किया और अपनी उंगली से स्थानिक अंगूठी निकाल ली। डेविस ने इसे देखा और मन ही मन खुश होते हुए जांच की। अच्छा, अब अपने पहरेदारों से कहो कि अभी तुम बंद कमरे में खेती कर रहे हो। उनसे कहो कि वे तुम्हें परेशान न करें, बल्कि सिर्फ पहरा दें। तुम क्या योजना बना रहे हो? जैक्सन को बेचैनी महसूस हुई। बेशक, मुझे अभी साफ बच निकलना है और इसके लिए तुम्हें खुद को मारना होगा। पहले मुझे इमेजरी क्रिस्टल दो, जैक्सन ने कहा। जब तक तुम मुझसे बदला नहीं लेते, मैं ये जानकारी कभी लीक नहीं करूंगा। डेविस ने अपना सिर हिलाया। जैक्सन ने ऐसे व्यंग्य किया जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? तुम्हारे पास मुझ पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ सेकंड मौन में बीतने के बाद डेविस ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारे मामलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं इस पर विश्वास करूं? जैक्सन ने गुस्से में कहा, मैं एक डाकू हूं और मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं सिर्फ एक बार निशाना लगाऊंगा और फिर अगले पर चला जाऊंगा। अब जबकि मैंने तुम्हारा धन चुरा लिया है तो मैं अगले लक्ष्य पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे खत्म करने की जरूरत है तो इस तमाशे को खत्म करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। जैक्सन ने उसे पूरी तरह से घृणा और भ्रम में देखा। इस बूढ़े ने जो बातें कहीं वे उसके लिए भी एक रास्ता लग रहा था। उसने कुछ देर तक गंभीरता से सोचा और सोचा, फिर उसने वही किया जो उसने कहा था। बेबस होने और इस मामले में कुछ समझ न पाने के कारण उसके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बाहर के गार्ड को सूचित किया और खुद को बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद डेविस बाहर आया, जबकि गार्ड उसे सावधानी से देख रहे थे। डेविस हंसा, हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे युवा स्वामी को सफलता का अवसर मिला है। उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। ऐसा कहते हुए वह घोड़े पर सवार होकर एल्मर टाउन की दिशा में चला गया और पीछे भ्रमित पहरेदारों का एक समूह छोड़ गया। लेकिन वे अभी भी गाड़ी की रखवाली करते रहे, ये सोचकर कि उनके युवा स्वामी वास्तव में सफलता के द्वार पर हैं, भले ही उन्हें संदेह था। अध्याय 187 लूट। लगभग 1 घंटे बाद जैक्सन ने खुद को गाड़ी में पाया और होश में आया। उसने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में नफरत उमड़ पड़ी और वह अवचेतन रूप से चिल्लाया, लानत है तुम बूढ़े पादरियों पर। बाहर के पहरेदार बेकार थे। बटलर बेहोश हो गया था और वह अपने परिवार से अपने रक्षक को नहीं लाया था क्योंकि वह इमरल्ड से मिलने जा रहा था। वह अपने मन में तब तक कोसता रहा जब तक उसे 2 इमेजरी क्रिस्टल नहीं दिखाई दिए। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? एक हल्की सी उम्मीद और इच्छाधारी सोच उसके मन में एक विचार के रूप में उभरी, लेकिन उसने इस पर विचार करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से इमेजरी क्रिस्टल को पकड़ा और उसे देखा। जैसे ही उसे पता चला कि यह वही है जो उसने सोचा था, वह खुशी से झूम उठा। फिर उसने जांच जारी रखी और उसमें उस बूढ़े पादरियों का कोई सुराग नहीं मिला। राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, बूढ़े मूर्ख, चूंकि तुम निर्दयी नहीं हो इसलिए मैं इस मामले को यहीं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो मत सोचना कि तुम भाग्यशाली हो जाओगे। क्रैक। अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने क्रिस्टल को तब तक तोड़ा जब तक कि उसे यह पुष्टि नहीं हो गई कि सबूत के कोई और टुकड़े नहीं बचे हैं। फिर उसने वह पत्र लिया जो नीचे था जहां इमेजरी क्रिस्टल रखे गए थे।
तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि तुम एक नैतिक रूप से ईमानदार डाकू से मिले हो। अगर यह कोई और डाकू होता तो मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति भी लूट लेते। फिर भी एक बूढ़े मूर्ख के रूप में जिसे तुम प्यार करते हो, मुझे जाने से पहले कुछ सलाह देनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आप युवाओं को 3 बातों पर विचार करना चाहिए। क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। अगर नहीं तो आप मेरे जैसे लोगों से मिलेंगे। जैक्सन के माथे पर नसें उभर आई थीं और वह मन ही मन कोस रहा था, बेशर्म बूढ़ा। अल्पविराम अल्पविराम। जब तक जैक्सन जागा, डेविस ने पहले ही किराए पर लिया गया घोड़ा वापस कर दिया था। साथ ही वह बिना भेष बदले सराय में वापस आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगर वे उसके पीछे पीछे गए तो वे केवल उस घोड़े तक ही उसका पीछा कर पाएंगे जिसे उसने किराए पर लिया था, या उस गली तक जहां उसने अपना भेष बदला था। वहां से उनके लिए उसे ढूंढना चुनौतीपूर्ण होगा, और जब तक वे सराय को ढूंढेंगे तब तक वह पहले ही निकल चुका होगा। ऐसा तब होगा जब वे पहले ही आश्चर्यजनक रूप से उसका पता लगाने में कामयाब हो गए हों। चलो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। डेविस बिस्तर पर बैठे हुए मुस्कुराया। वह अब एक बच्चे का अवतार था जो उपहार बॉक्स को खोलने के लिए उत्सुक था ताकि उसमें रखी सामग्री की जांच कर सके। डेविस ने अपनी ऊर्जा को स्थानिक वलय में डाला। जैक्सन ने स्वेच्छा से अपना निशान हटाने के बाद उसे सौंप दिया, जिससे उसका रक्त संबंध बहुत पहले ही बन गया था। डेविस स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था और देख सकता था कि जैक्सन पृथ्वी स्तर के परिवार से होने के बावजूद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों था। ऐसा लगता है कि उसने छठे चरण के विशेषज्ञ की कब्र पर छापा मारने के बारे में जो कहा वह पूरी तरह से झूठ नहीं था। स्थानिक वलय में 800 घन मीटर का भंडारण स्थान था और उसमें बहुत सारा सामान था। डेविस अनुमान लगा सकता था कि यह एक उच्च स्तरीय स्काई ग्रेड स्थानिक वलय था। इसके आंतरिक भंडारण पर विचार करके सामग्री को देखते हुए वह समृद्ध महसूस करता था। स्थान के एक तरफ उसने कुछ अंगूठे के आकार के पारदर्शी रंगहीन पत्थर देखे। स्पिरिट स्टोन्स, उसने मात्रा देखकर कहा। स्थान में लगभग 48 पत्थर पड़े थे। इतने सारे, और क्या, मैंने पहले एक उच्च श्रेणी के औषधीय घटक को महसूस किया। ये है। ये कौन सी जड़ी बूटी है? डेविस ने जेड बॉक्स में सफ़ेद धब्बों वाली हरी जड़ी बूटी को देखते हुए सोचा। इससे बहुत ही शुद्ध सुगंध आ रही थी जिसने उसकी इंद्रियों को उत्तेजित कर दिया। वह अपने ज्ञान से इस जड़ी बूटी का नाम नहीं ढूंढ पाया। धीरे से आह भरते हुए उसने अपने आप से व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा, लगता है मुझे फिर से किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। इसी तरह वहाँ विभिन्न ग्रेड की अन्य सामग्रियां थीं जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें वह पहचान सकता था, लेकिन वे सभी उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड या उससे कम की थीं। बहुत सारी सामग्रियां थीं जो हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी उपयोगी हो सकती थी, लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं था क्योंकि वह कोई लोहार नहीं था। फिर उसने एक दिशा में स्कैन किया और एक टेबल को देखा जिस पर किताबें रखी हुई थीं। उसने अपनी समझ को इधर उधर फैलाया और किताबों के शीर्षक पढ़े। कीमिया टियर 1, कीमिया टियर 2, कीमिया टियर 3 बेसिक, कीमिया टियर 3 एडवांस्ड, कीमिया टियर 4 बेसिक। ब्लैकस्मिथ टियर 1, ब्लैकस्मिथ टियर 2, ब्लैकस्मिथ टियर 3 बेसिक, ब्लैकस्मिथ टियर 3 एडवांस्ड, ब्लैकस्मिथ टियर 4 बेसिक, ब्लैकस्मिथ टियर 4 एडवांस्ड, ब्लैकस्मिथ टियर 5 बेसिक। ओह, क्या जैक्सन एक ही समय में कीमियागर और लोहार बनने का लक्ष्य बना रहा था? वाकई सराहनीय। डेविस ने लापरवाही से टिप्पणी की और पढ़ना जारी रखा। ओह, हमारे पास यहाँ कल्टीवेशन मैनुअल हैं। स्टॉर्म पियर्सिंग स्वॉर्ड मैनुअल, मिड लेवल स्काई ग्रेड एनर्जी कंडेंसेशन कल्टीवेशन मैनुअल, हॉट माउंटेन मैनुअल, हाई लेवल स्काई ग्रेड बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन मैनुअल, एक्लिप्स सोल मोल्डिंग मैनुअल, पीक लेवल स्काई ग्रेड सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल। ये 3 उच्चतम ग्रेड की कल्टीवेशन मैनुअल थीं जो उसे मिल सकती थीं। हॉट माउंटेन मैनुअल उसके तानाशाह बॉडी सीक्रेट से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अभी उसकी कल्टीवेशन तकनीक को बदलना उचित नहीं था। स्टॉर्म पियर्सिंग स्वॉर्ड एक पवन बिजली ऊर्जा कल्टीवेशन मैनुअल की तरह लग रहा था, लेकिन जब उसने इसे सरसरी तौर पर पढ़ा तो उसे लगा कि यह केवल पवन ऊर्जा कल्टीवेशन मैनुअल है। अंत में एक्लिप्स सोल मोल्डिंग आर्ट। डेविस ने इसे निकाला और अपने माथे को निचोड़ते हुए इसे पढ़ा। यह क्या बकवास है? डेविस इसे समझ नहीं पाया। उसकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के बावजूद आत्मा के बारे में उसकी समझ बहुत उथली थी। जब तक कोई उसे इसे समझाए नहीं, उसे इसे समझने में बहुत समय लगेगा। फिर भी वह कम से कम इससे कुछ जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम था। जैसे उसे इसे विकसित करने के लिए एक ग्रहण आत्मा बग, आकाश ग्रेड का एक जादुई जानवर प्राप्त करने की आवश्यकता थी। छी, बेकार। उसका मूड खराब हो गया, लेकिन उसने अन्य खेती मैनुअल देखना जारी रखा। वे सभी अच्छे थे, लेकिन उसकी नज़र में नहीं आए। अचानक वह रुक गया और एक किताब निकाली जो छायादार शिलालेखों और चित्रों से भरी थी। अध्याय 188 लंबे समय के बाद सार इकट्ठा करना खेती। यह एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड ऊर्जा संघनन खेती मैनुअल से ज़्यादा कुछ नहीं था।
कुछ महीनों या सालों में यह उसके लिए अप्रचलित हो जाएगा, लेकिन वह इसे देखकर घबरा गया। एक दोहरी खेती मैनुअल। डेविस ने मैनुअल का नाम पढ़ते हुए बड़बड़ाया। यिन यांग मैरिज सूत्र। दूसरी परत में पृथ्वी स्तर की दोहरी खेती की नियमावलियां थीं, लेकिन वे सभी केवल तोड़ने की खेती के लिए उपयोगी थीं, साथ में खेती करने के लिए नहीं। जहां तक बात की बात है, केवल कुछ ही नश्वर स्तर की नियमावलियां उस विधि को बताती हुई पाई गईं। दुर्भाग्य से इसने ग्रांड सी कॉन्टिनेंट के लोगों की नज़र में दोहरी खेती को बुरा बना दिया, जिससे यह विकास के लिए उपयुक्त नहीं रही। इसी कारण से उन्होंने ग्रांड सी कॉन्टिनेंट में दोहरी खेती करने वाले लोगों को नहीं देखा। काश दोहरी खेती का मार्ग सही दिशा में आगे बढ़ता। डेविस ने आह भरी, क्योंकि दोहरी खेती की तकनीकें दुर्लभ थीं और उन्हें नीची नज़र से देखा जाता था। उन्हें ये बहुत दुखद लगा कि वे सही दिशा में आगे नहीं बढ़ीं। उसने कहा, उसकी आंखें तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे घूम रही थीं, छायादार लेकिन अश्लील कला के विवरणों का अध्ययन कर रही थीं। समय बीतता गया। कुछ मिनट बाद उसने ऊपर देखा और सिर हिलाते हुए ताली बजाई। अद्भुत! लेकिन मैं एवलिन को ये कैसे पढ़ा सकता हूँ? उसने अचानक कहा, लेकिन उसके चेहरे पर लाली की भावना की कल्पना कर सकता था। उसने इसे अंदर रखते हुए हंसी उड़ाई। ठीक है, जब समय आएगा तब हम इस बारे में देखेंगे। अभी उसकी इंद्रियां दूसरी मेज पर चली गईं, जिस पर साधना तकनीकें थीं। उसने उन्हें काफी देर तक देखा, लेकिन कुछ भी उपयोगी नहीं पाया। कुल 20 मिलियन बैंगनी सिक्के थे, बहुत सारी पृथ्वी ग्रेड तलवारें और गोलियां, यहां तक कि कुछ आकाश ग्रेड वाली भी। इस आदमी के पास भाले नहीं हैं। अफसोस, अपनी सारी संपत्ति को हाई लेवल स्काई ग्रेड स्पेटियल रिंग में स्थानांतरित करते हुए उसने पिछली अंगूठी भी उसके अंदर फेंक दी। जहां तक सभी संचार क्रिस्टल की बात है, उसने उन सभी को अपने निम्न श्रेणी के स्थानिक रिंग में से एक में रखा था, जिसे उसने बैकअप उद्देश्यों के लिए रखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वह स्थानिक सुरंग में मारे गए प्रतिभाशाली लोगों से स्थानिक रिंग ले सकता तो वह अब तक बहुत अमीर हो चुका होता। ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पीछे के लोगों ने उन्हें ले लिया और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। शायद हताहत भी हो सकते हैं। उसने एक सेकंड के लिए सोचा और लाल कपड़े पहने एक महिला की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। फिर उसने कंधे उचकाए और बिस्तर से उठ गया। उसने खुद को किसी और के रूप में प्रच्छन्न किया और एल्मर टाउन छोड़ दिया। अल्पविराम। आधे दिन बाद वह क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरी मुख्यालय में पहुंचा। वह सीधे मिशन हॉल गया और बताया कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। उसे आश्चर्य हुआ। महिला ने अपना सिर हिलाया और एक बैज सौंप दिया जो उसकी वर्दी पर प्रतीक जैसा दिख रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैंने मिशन पूरा कर लिया है? क्या आपको डर नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? डेविस ने बैज को अपनी छाती पर लगाते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट महिला ने रहस्यमय तरीके से कहने से पहले धीरे से हंसी। हमारे पास हमारे साधन हैं। मैं समझती हूँ, कैप्टन गाइरस ने आपको बताया होगा, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कैसे? महिला की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना मुंह बंद करने से पहले लगभग बोल ही दिया। हालांकि अब यह बेकार था क्योंकि बिल्ली बैग से बाहर आ चुकी थी। फिर उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह महिला गपशप करने की आदी रही होगी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, युवक, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? डेविस ने मुड़कर उसकी ओर देखा और वह फिर से मुस्कुराया, मैंने नहीं। गाइरस की आंखें उलझन में फंस गईं। तो फिर कैसे? क्योंकि समय समय पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई बिना किसी शत्रुतापूर्ण इरादे के मेरी ओर देख रहा है। मैं समझती हूँ, इसके लिए आपकी इंद्रियां तेज होनी चाहिए, लेकिन आपने कैसे पता लगाया कि यह मैं ही था? ये सिर्फ एक अनुमान था और उसकी प्रतिक्रिया ने मेरे अनुमान की पुष्टि की। उसने शांति से कहा, तो मैंने यहाँ आकर खुद को धोखा दिया। हो, किसी कारण से मैं पराजित महसूस कर रहा हूँ। गाइरस ने आगे कहा, यह उस समय हुआ होगा, है न? हाँ, जब तुम लुकास और लूसिया को वापस बुलाने आए तो तुमने खुद को संदिग्ध बना लिया। मुझे ऐसा ही लगा। गाइरस ने अपना सिर हिलाया और जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, मुझे पता है कि तुम आदेशों का पालन कर रहे हो, लेकिन मुझे निगरानी में रहना अच्छा नहीं लगता। तुमने देखा कि यंग मास्टर जैक्सन के साथ क्या हुआ, है न? हाँ, यह मेरे साथ भी एक दिन हो सकता है और मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता। मतलब? ठीक है, मैं हमारे नेता को इसके बारे में बता दूंगा। गाइरस ने अपने हाथ जोड़े और जाने से पहले थोड़ा झुका। डेविस वहां कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बच्चे के रूप में उसका भेष उड़ गया या उसे देख लिया गया। रिसेप्शनिस्ट महिला पहले से ही रोने की कगार पर थी, लेकिन बाद में उसने राहत की सांस ली क्योंकि कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। अल्पविराम। जैसे ही उसने अपने कमरे में पैर रखा, वह कमल की मुद्रा में बिस्तर पर बैठ गया। सफलता का समय, उसने कहा और अपनी मेरिडियन में ऊर्जा को डेंटियन में घुमाया। उसकी ऊर्जा संघनन साधना जो लंबे समय से रुकी हुई थी, उसमें सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए। एक हाथ में उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया अपने डेंटियन में।
उसका डेंटियन लगातार ऊर्जा से भरा हुआ था। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 5 पत्थर, 10 पत्थर, 20 पत्थर और 25 पत्थर। डेविस दर्द से अपने दांत पीस रहा था। उसका डेंटियन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण फट सकता है। यही है, मुझे सारी ऊर्जा को एक कोर में मिलाना है। ऐसे कई तरीके थे जिनका इस्तेमाल कोई अपने कोर को विकसित करने के लिए कर सकता था, लेकिन डेविस ने जो इस्तेमाल किया वह किताब में सबसे बुनियादी लेकिन सरल तरीकों में से एक था। इस बिंदु पर उसे लगा कि अगर वह अपने फैसले में सही था, क्योंकि स्पिरिट स्टोन की कमी थी। उसके पास केवल कुछ दर्जन ही बचे थे। नहीं, इस समय पछताने से केवल प्रतिशोध ही मिलेगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपना मन बना लिया, लेकिन आखिरी क्षण में खतरा और प्रेरणा दोनों ने उसे मारा। उसने अपने डेंटियन में जो ऊर्जा फंसाई थी वह लीक हो गई और वापस मेरिडियन में प्रवेश कर गई। वह हैरान हो गया, अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से अपने स्वयं के मेरिडियन को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि संभवतः खुद को अपंग भी कर लेगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने 5 और स्पिरिट स्टोन लाए और उन्हें अवशोषित कर लिया, जिससे उसके मेरिडियन भर गए। नसें फट गईं, उसकी मांसपेशियां उभर गईं और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। फिर भी उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। ये ठीक है, मेरा शरीर इसे संभाल सकता है, उसने अपने मन में बार बार जप किया, क्योंकि दर्द बढ़ गया था। अध्याय 189 रिवॉल्विंग कोर स्टेज में प्रवेश करना। कुछ सेकंड बाद उसके डेंटियन और मेरिडियन पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए, जिससे वह बिजली के बल्ब की तरह थोड़ा चमकने लगा। अब विलुप्ति बिजली के निर्णय की तीसरी परत को चलाते हुए उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली। तुरंत उसके डेंटियन में व्याप्त ऊर्जा घूमने लगी और केंद्र में घूमते हुए एक बिंदु पर एकत्रित होने लगी। उसने जो भी ऊर्जा एकत्र की वह उस घूमते हुए कोर की ओर प्रवाहित हुई, जो आकार लेना शुरू कर रहा था। इसका आकार कबूतर के अंडे के किनारे से बढ़कर फुटबॉल के आकार का हो गया। समय बीतता गया और वह पीड़ा में अपने दांत भींचता रहा। हालांकि केवल उसके मेरिडियन में ऊर्जा ही अवशोषित होने के लिए बची थी। 1 मिनट बाद उसके मेरिडियन में ऊर्जा को अंदर ले लिया गया, जिससे एक घूमता हुआ कोर निकल गया जो बास्केटबॉल के आकार का 3 गुना था। उसका डेंटियन खुद विस्फोट के कगार पर था, लेकिन वह अचानक चिल्लाया, संपीड़ित करो। घूमते हुए कोर को बास्केटबॉल के आकार में संपीड़ित किए जाने पर उसके शरीर में एक बड़ी दबी हुई आवाज गूंजी। संपीड़ित करो। धमाका। उसकी मांसपेशियां और नसें जो सामान्य आकार में लौट आईं, एक बार फिर से बढ़ गईं। क्योंकि वह इसे और अधिक संपीड़ित करने में विफल रहा, उसने दबाने के लिए जो भी ताकत लगाई वह उसके अंगों और मांस सहित उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालने लगी और उसे चोट पहुंचाने लगी। उसके मुंह से बहुत अधिक मात्रा में खून बहने लगा। उसकी नाक और कान से भी खून बहने लगा, जबकि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। संपीड़ित करें। तारांकन बज़। तारांकन। एक बार फिर कहा गया कि उसकी आंखों से बिजली चमकने लगी। तारांकन बज़। तारांकन। उसके डेंटियन में घूमने वाला कोर तेजी से कम होने लगा। हाँ, ये संपीड़ित होने के बजाय कम हो रहा था, क्योंकि वह घूमने वाले कोर को परिष्कृत करने के लिए अपने डेंटियन में विलुप्त होने वाली बिजली का उपयोग कर रहा था। इस बिंदु पर उसे चोटों और परिणामों की कोई परवाह नहीं थी। पूरी ताकत से, किसी भी तरह से जरूरी साधन का उपयोग करके उसे घूमने वाले कोर को कबूतर के अंडे के आकार का बनाना था, अन्यथा उसकी सफलता विफल हो सकती थी। समय बीतता गया और वह अपने घूमते हुए कोर को परिष्कृत करते हुए अपने दांत पीसता रहा। आत्महत्या के बारे में बात करें। भले ही ऐसा लग रहा था कि वह पागल था, लेकिन वह परिष्कृत करने में अविश्वसनीय रूप से सावधान था। उसने केवल बाहरी कोर को परिष्कृत किया, अंदर गहराई से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। पसीने की बूंदें बह रही थीं, जो खून से थोड़ी सनी हुई थीं। ये कष्टदायी प्रक्रिया घंटों तक चलती रही, इससे पहले कि वह अंततः कोर को शुद्ध घूमने वाले कोर में परिष्कृत करने में सफल हो जाता, जो काली बिजली से चमकता था। इसका आकार कबूतर के अंडे जितना हो गया। ये लगभग काला दिखाई देता था और अगर इसका वजन किया जाए तो ऐसा लगता था कि ये द्रव्यमान के मामले में ब्लैक होल की तरह लाखों किलोग्राम होगा। हालांकि यह बिल्कुल ब्लैक होल नहीं था, लेकिन ऊर्जा का ऐसा द्रव्यमान उसके डेंटियन में घूम रहा था। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वह खुद को थका हुआ और उत्साहित महसूस कर रहा था, ऊर्जा से चमक रहा था। जैसे कि रस्सी के दोनों सिरों पर अपने पस्त शरीर और थकी हुई आत्मा के साथ वह होश खो बैठा और उसने इसे होने दिया। अल्पविराम। 1 दिन बाद वह तरोताजा महसूस करते हुए उठा, क्योंकि थकावट दूर हो गई थी और केवल सफलता की भावना रह गई थी। उसने कुछ गोलियां लीं, तानाशाह शरीर के रहस्यों को घुमाया और महसूस किया कि वह अगली सफलता के कुछ करीब था। इसके बाद उसने पवित्र चमक धुंध को घुमाया, अपनी आत्मा की शक्ति को बहाल किया, क्योंकि समय धीरे धीरे क्षितिज में निर्बाध रूप से टिक रहा था। उसके मुंह पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि सफलता ने उसे कई तरह से मदद की है। अपने चौथे चरण के बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का उपयोग करके बैकलैश का सामना करना और चौथे चरण की सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन का उपयोग करके एकाग्रता और सटीकता के साथ कोर को परिष्कृत करने में मदद करना, केवल उसके जैसा एक विसंगति ही इसे पहले स्थान पर कर सकता था।
और अधिकांश लोगों के पास उच्च ऊर्जा संघनन कल्टीवेशन और कम बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन होगा, जो कुछ भी गलत होने पर उनके शरीर को कमजोर बना देगा। अगर कोई उसकी तरह कोशिश करता तो 99% संभावना है कि वे अपने स्वयं के रिवॉल्विंग कोर को परिष्कृत करने की कोशिश करते हुए टुकड़ों में फट जाते, क्योंकि यह किसी दूसरे संदर्भ में खुद को उड़ा देने से बहुत अलग नहीं है। रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर पहुंचने के बाद ही किसी को आत्मा की साधना करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस निर्बाध नियम के लिए डेविस एक अपवाद था। जैसे ही उसने अपने डेंटियन में रिवॉल्विंग कोर की जांच की, उसने उसमें सूक्ष्म लेकिन दृश्यमान विशिष्टताओं को देखा। मेरे रिवॉल्विंग कोर में परिवर्तन हुआ, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाते हुए कहा। एक सामान्य व्यक्ति का रिवॉल्विंग कोर शुरू में पारदर्शी होता है, बाद में ऊर्जा संघनन साधना में उनके द्वारा साधना किए जाने वाले नियम के अनुसार रंग बदलता है। मेरा भी वैसा ही होना चाहिए, बाद में रंग बदलता है, लेकिन यह रचना ही अलग है। उसे पूरा यकीन था कि उसके रिवॉल्विंग कोर में गुणात्मक परिवर्तन हुआ था, लेकिन वह कोई विशेषज्ञ नहीं था। उसने कहा, उसे यकीन था कि उसकी रिवॉल्विंग कोर ने गुणवत्ता के मामले में कम से कम पहला ग्रेड हासिल किया है। हो सकता है ये और भी शुद्ध हो और उसे अपने मौजूदा ज्ञान से यह पता नहीं था। उसकी मां के अनुसार कम से कम 4 ग्रेड थे, जिनमें चौथा सबसे कमजोर था और पहला सबसे मजबूत। मां ने कहा कि मेरे रिवॉल्विंग कोर के ग्रेड को जांचने के लिए वास्तव में एक उपकरण था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास यह है। डेविस ने सोचा, लेकिन इस बारे में किसी से सलाह नहीं लेने का फैसला किया। यहाँ कोई भी उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन कोई उसका दोस्त भी नहीं था। सलाह लेना और भी बुरा हो सकता था और वे अचानक उसकी कमजोरी का पता लगा सकते थे, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था, इसलिए वह इस समय कोई गलती नहीं कर सकता था। डेविस अचानक खड़ा हुआ और हवा में एक कदम रखा। उसका पैर वहां नहीं रुका, बल्कि नीचे फर्श पर आ गया। उसने फिर से एक कदम उठाया और दूसरा, इस बार वास्तव में हवा में कदम रखने में कामयाब रहा। मैं वास्तव में हवा में खड़ा हूं। डेविस ने पलकें झपकाईं और फिर से एक कदम उठाया जब तक कि वह छत से नहीं टकराया। यह एक बहुत ही अलग एहसास है, जब मैं अपनी आत्मा के साथ उड़ता था, उससे अलग। उसने सोचा, अगर वह हवा में कदम रख सकता है तो वह शायद अपनी ऊर्जा का उपयोग खुद को उड़ाने या तैरने के लिए कर सकता है। और जैसा कि अपेक्षित था, वह कमरे में इधर उधर ध्यान से तैरता रहा, इस भावना का अनुभव करता रहा। कुछ मिनटों तक ऐसे ही तैरने के बाद उसे इसकी आदत हो गई। बिस्तर पर गिरते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। हवा में तैरने या चलने में उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती थी, क्योंकि यह जल्दी ही फिर से भर जाती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह पूरी गति से उड़ता है तो ये धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खत्म करना शुरू कर देगा। हे, मैं मजबूत हो गया हूं और मजबूत हो जाऊंगा। किसी तरह उड़ने में सक्षम होने से उसे यह भ्रम हो गया कि दुनिया पर राज करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद वह भविष्य में क्या कर पाएगा। अध्याय 190। यह एक भाड़े का समूह है। अगले दिन डेविस धीरे धीरे उठा, तरोताज़ा और प्रेरित महसूस कर रहा था। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन 80 वर्षीय व्यक्ति को भी उड़ने में सक्षम होने में उत्साह मिल सकता है। उसके बारे में कुछ भी कम नहीं कहा जा सकता। क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरी यूनिफॉर्म में अपने कपड़े बदलकर वह अपने कमरे से बाहर निकला और मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। वहां उसने रिसेप्शनिस्ट महिला को फिर से देखा, जो उसे देखते ही अचानक सख्त हो गई। ये तीसरी बार है जब हम मिल रहे हैं, लगता है मैं उसका नाम पूछूंगा। डेविस ने मुस्कुराते हुए सोचा, शायद इसलिए कि वह अच्छे मूड में था। उसकी मुस्कान इतनी हानिरहित लग रही थी कि रिसेप्शन वाली महिला की घबराहट दूर हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट महिला ने पलक झपकाए और जवाब दिया, साशा। बड़ी बहन साशा, क्या मेरे लिए कोई मिशन उपयुक्त है? डेविस ने पूछा और अपनी आत्मा साधना के हिस्से को छोड़ते हुए अपनी क्षमता के बारे में बताया। क्या कमाल है, तुम सिर्फ 12 साल की हो, फिर भी तुम सिल्वर बॉडी स्टेज और रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच गई। साशा की आंखें चमक रही थीं, फिर भी उनमें काफी संदेह और जिज्ञासा थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बच्चे का वेश धारण किए हुए बूढ़े आदमी नहीं हो? उसने द्वेष के कारण सवाल किया, लेकिन यह मुख्य रूप से उससे सच कबूल करवाने के लिए था। डेविस ने हंसते हुए कहा, मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूं जो बच्चे का वेश धारण किए हुए हूं। सच में, मुझे पता था। मैं सिर्फ 28 साल का हूं और अगर तुम सच में मेरी आधी उम्र के भी नहीं होते तो मुझे मरने के लिए किसी अथाह खाई की तलाश करनी चाहिए। साशा ने राहत की सांस ली। डेविस के चेहरे पर भाव बदल गए और वह फिर से हंसने लगा। क्या तुम जो मानना चाहते हो उस पर विश्वास करना आसान नहीं है? साशा उलझन में दिखी और फिर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे लगा कि उसे एक 12 साल के बच्चे ने मात दे दी है। फिर उसके चेहरे पर भाव जटिल लग रहे थे, क्योंकि उसने एक बार फिर उससे सवाल किया, तो क्या तुम सच में सिर्फ 12 साल के हो? डेविस ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति हार में आह भरने से पहले भयानक हो गई। शुरू में मुझे लगा कि मैं इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जब आप जैसे लोगों के साथ तुलना की जाती है तो कोई संभावना नहीं है ना? डेविस ने अपना सिर हिलाया और कहा, जीवन अप्रत्याशित है।
आप कभी नहीं जानते कि अगले दिन या अगले पल क्या हो सकता है। मैं समझ गया, साशा ने एक कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा। ओह, वह बहुत करीब था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेगी कि मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ। डेविस ने अपने दिल में सांस ली। फिर वह भूमि और कुछ स्क्रॉल लाकर उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है, ये सभी मिशन हैं जिन्हें आप अपनी क्षमता से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद, डेविस ने विनम्रता से उत्तर दिया और उस पर एक नज़र डाली। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन का शीर्षक, स्टील बैक बॉय कोर। विवरण, काइल के जंगल में रहने वाले स्टील बैक बॉय के स्काई बीस्ट स्टेज कोर को इकट्ठा करें। इनाम, प्रत्येक कोर के लिए 80-200 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या ये ठीक है? मेरे पास अभी योद्धा बैज नहीं है। डेविस ने सीमा को देखते हुए भौहें से कोड़ी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि लीडर डैनियस ने माफ़ी के तौर पर आपको ये भेजा है। साशा भागकर वापस आए। उसके पास एक बैज था जो उसकी वर्दी पर लगे बैज से ज़्यादा चमकीला लग रहा था। फिर उसने उसे दे दिया और उसने बिना धन्यवाद के सिर्फ सिर हिलाकर उसे पहन लिया। फिर उसने अपनी मेज़ पर रखे अन्य 3 स्क्रॉल देखे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन का शीर्षक, 5 पंजे वाले चूहे। विवरण, जीमिंग टाउन में घुसे 5 पंजे वाले चूहों को खत्म करें। इनाम, पुष्टि होने पर 5000 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट दिए जाएंगे। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन का शीर्षक, दस्यु विनाश। विवरण, फर्श पर्वतों में छिपे डाकुओं को खत्म करें। इनाम, 3000 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन का शीर्षक, मकबरे की जांच। विवरण, वेस्ट एंड वैली में स्थित क्वाड के मकबरे की कुछ दिनों तक जांच करें और रिपोर्ट करें। इनाम, भाड़े के सैनिक की खोज के आधार पर 1500 जोड़ क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट दिए जाएंगे। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या मैं उन सभी को स्वीकार कर सकता हूं? डेविस ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि वह एक साथ कई मिशन स्वीकार कर सकता है या नहीं, क्योंकि सभी मिशन पूरा करके मुख्यालय जाने की बजाय एक मिशन पूरा करके वापस मुख्यालय लौटना परेशानी भरा होगा। साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप जितने चाहें उतने मिशन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वर्तमान में एक से ज़्यादा मिशन स्वीकार किए हैं तो आपको हर महीने इनाम से मिलने वाले क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट का 5% देना होगा अगर आपने उन मिशन को पूरा नहीं किया है। ऐसा क्यों? डेविस के चेहरे पर उलझन थी, इसलिए उसने पूछा। यह शायद लोगों को मिशन जमा करने से रोकने के लिए है। साशा ने अपनी थोड़ी पर उंगली रखते हुए जवाब दिया। ओह, केवल सीमित संख्या में लोग ही उस एक मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, आपने जो मिशन स्वीकार किया है उसके लिए केवल कुछ ही स्क्रॉल मौजूद हैं। इसलिए अगर कोई इस मिशन को पूरा करना चाहता है तो उसे या तो आपकी टीम में शामिल होना होगा या उन लोगों की तलाश करनी होगी जिन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया है और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाना होगा। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी की। हाँ, मैं फिर से लगभग भूल ही गई थी। लुकास और लूसिया आपके साथ एक टीम बनाना चाहते थे जब आपने भर्ती का मिशन पूरा कर लिया था। डेविस ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? ठीक है, उन्हें बता दें कि मैं कल सुबह निकल जाऊंगा और अगर वे इसके लिए तैयार हैं तो उत्तरी गेट पर मुझसे मिलें। समझ गया, मैं उन्हें बता दूंगी। साशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डेविस ने सिर हिलाया और चला गया। जब वह बाहर निकलने के आधे रास्ते पर था तो वह रुक गया और पीछे मुड़ा। क्या तुम जानते हो कि मैं स्पिरिट स्टोन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वे खजाने में बेचे जा रहे हैं, प्रत्येक 100 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट। महंगा, डेविस ने सोचा, फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं उन्हें खजाने में बेच दूं? आमतौर पर यह खरीद मूल्य का 80% होता है, इसलिए प्रत्येक 80 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट होने चाहिए। हे भगवान, ये तो लूट है। योगदान अंक मेरी गांड, ये तो बस लूट है। ठीक है, यह कोई संप्रदाय नहीं है बल्कि एक भाड़े का समूह है। साशा ने उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये पूरी तरह से जानते हुए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन वे खजाने में सूचीबद्ध न होने वाली वस्तु के लिए 2 या शायद उससे भी अधिक कीमत की पेशकश करेंगे। ओह, डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया और चला गया।